वेलकम बैक। मेरा नाम है मुकेश और मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखा था, हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा था। इंपॉर्टेंस किस एग्जाम में? यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम में और पीसीएस के स्तर पर। ठीक है, उसके बाद हमने वैज्ञानिकों का विशेष विषयों में विशेष विषयों के पर्यावरण का अध्ययन देखा था। ठीक है, और क्या देखा था? और उसके बाद हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो पर्यावरण की परिभाषा है, पर्यावरण की ऑथेंटिक जो परिभाषा है उसको देखा था। उसके बाद हमने जैविक तथा अजैविक घटकों, जैविक घटक देखे थे, मतलब पर्यावरण के घटक देखे थे, मतलब पर्यावरण के घटक में कौन कौन से थे? जैविक, अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। फिर हमने बताया था जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और थोड़ा वायुमंडल को लेके हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है? वायुमंडल में वायुमंडल में गैसों को हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो फिर बिना देरी करे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। हम पढ़ा रहे थे आपको पर्यावरण। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण। किसी जीव के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। कोई जीव रहता है पृथ्वी पर, किसी जीव के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इस पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है?
जैसे वायु, जल, पृथ्वी मतलब स्थल, स्थल, पोषक तत्व आदि। ठीक है, जिनके साथ यह अंत्यक्रिया कर अपने जीवन का विकास करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो जीव है ये कहां रहता है, मतलब इसका आवास क्या है? आवास, आवास। आवास क्या है? जो जीव जहां रहता है वही आवास कहलाता है उसका। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी जीव के रहने के स्थान को उसका आवास कहते हैं। ठीक है, किसी जीव के रहने के स्थान को उसका आवास कहते हैं। जो जीव मतलब जहां रहता है वही उसका आवास है। अभी देखते हैं निकेत क्या होता है। निकेत, नीश, निकेत क्या होता है? किसी 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 प्रजाति के जीवन के विकास के लिए, किसी प्रजाति के जीवन के विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए जिन जिन जैविक, भौतिक तथा रासायनिक किसी प्रजाति के जीवन के विकास के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की कारकों की जरूरत होती है, जिससे वह अपना विकास करता है। सम्मिलित रूप से विकास करता है, सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से उसे उसका निकेत कहते हैं। निकेत कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। दो या दो से अधिक प्रजातियां किसी एक विशिष्ट निकेत में प्रवास नहीं कर सकती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बार हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? जो पर्यावरण में जो पर्यावरण में टेम्परेचर
के बढ़ने में मदद करते हैं, मदद करती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन सी है ये देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ठीक है, और CFC, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जो दोनों गैसें हैं ये रेफ्रिजरेटर, AC, ठीक है, इससे निकलती हैं। और कौन सी है? कुछ फ्लोरीन युक्त गैसें हैं, फ्लोरीन युक्त गैसें को इरेज कर देते हैं। फ्लोरीन युक्त गैस है, जिसमें मुख्य रूप से HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC, पर पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, SF6, SF6, ठीक है, सल्फर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, NF3, 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 नाइट्रोजन ट्राई, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, ये होगी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसमें और क्या है जो सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो है जलवाष्प, जलवाष्प H2O, ठीक है, जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है जो है वो है आपकी जलवाष्प, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम आपको बताएंगे कि ये जैविक तथा अजैविक घटक कैसे अंतर संबंधित हैं, ठीक है। पर्यावरण में, पर्यावरण में जैविक जैविक घटक, इसमें क्या है, जीव जंतु, इधर पौधे, अजैविक घटक। अजैविक घटक, ठीक है। पौधे जो है, पौधे सूर्य के प्रकाश से पौधे फोटोसिंथेसिस पौधे फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जो एक उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इस उत्पादन के लिए इसे क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, जैसे क्या क्या चाहिए, जल, वायु, मिट्टी, पोषण, पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे, ये सारे हैं अजैविक घटक। ये इनके साथ अंतर क्रिया करके अब पौधा जो है उत्पादक की भूमिका निभाता है, ठीक है। अब इन उत्पादकों पर कौन निर्भर है, इन उत्पादकों पर जीव और जंतु निर्भर है, ठीक है। ये आपस में इस प्रकार से अंतर संबंधित है। चलो आगे बढ़ाते। पौधे क्या है, उत्पादक, ठीक है। इन पर कौन निर्भर है, शाकाहारी, शाका शाकाहारी जीव इन पर निर्भर है। इन शाकाहारियों के ऊपर कौन निर्भर है, इन शाकाहारियों के ऊपर है मांसाहारी, मांसाहारी। मांसाहारी के अगला स्तर कौन सा है, उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, ठीक है। ये क्या है, उपभोक्ता, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, क्या है, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और इनके ऊपर कौन है, सर्वाहारी, जिसमें मनुष्य को रखा जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से। पौधे क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस,
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। वर्तमान समय में मानवीय वर्तमान समय में मानवीय सभ्यताएं कहां पर विकसित हुई, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में नदी घाटियों में क्यों हुई भाई, क्योंकि वहां पर भोजन की उपलब्धता थी। ठीक है, चलो देखते हैं वर्तमान समय में मानवीय सभ्यता मानवीय सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में क्यों हुआ, नदी घाटियों, क्योंकि वहां यहां पर भोजन की उपलब्धता। उपलब्धता के कारण भोजन में क्या, जीव जंतु एवं पौधे। ठीक है, नदी घाटियां जैसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सारी की सारी नदी घाटियों में ही विकसित हुई हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि मानवीय विकास के लिए नदी घाटियों का महत्व काफी ज्यादा रहा है। चलो आगे देखते हैं। अभी देखते हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। ठीक है, जैसे काफी समय पहले नग्न चट्टानें रही होंगी, नग्न चट्टानें। ठीक है, चट्टान, नग्न नग्न चट्टानें रही होंगी। उसके बाद क्या होगा, प्राकृतिक प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण यहां पर धीरे धीरे लाखों वर्ष में प्राकृतिक परिघटनाओं के के कारण वेदरिंग हुआ होगा। ठीक है, वेदरिंग वेदरिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो चट्टान है वो धीरे धीरे टूटकर उसके बाद प्राकृतिक घटनाओं के बाद मिट्टी का विकास हुआ होगा। मिट्टी का विकास हुआ होगा। मिट्टी के विकास के लिए मिट्टी के विकास में मिट्टी के विकास में मिट्टी का विकास हुआ, जैसे उसके बाद क्या हुआ होगा, यहां पर छोटे छोटे पौधे, शैवाल शैवाल या काई काई का विकास हुआ होगा। काई का विकास हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे पौधे छोटे पौधे छोटे पौधे। ठीक है, उसके बाद छोटे पौधे,
उसके बाद थोड़े बड़े, उससे छोटे बड़े, थोड़े बड़े पौधे, बड़े पौधे का विकास हुआ होगा। उसके बाद घने जंगलों का विकास हुआ होगा, घने घने जंगलों का विकास हुआ होगा। इसी जो यही प्रक्रिया जो है, जो प्रस्थापन की प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रमण। अनुक्रमण बोलते हैं इसे, ठीक है, सक्सेशन। मतलब क्रम वाइज क्रम में जो विकास हुआ है वनस्पति का, उसी को कहते हैं अनुक्रमण, एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के स्तर पर। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ये क्या है? इक्वेटर, विषुवत विषुवत रेखा, ठीक है। इक्वेटर से यहां पे जो टेम्परेचर रहता है वो काफी अधिक रहता है। टेम्परेचर टेम्परेचर काफी अधिक रहता है, जिसके कारण यहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा? यहां पर बारिश की मात्रा काफी अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा? यहां जिसके कारण जैव विविधता काफी अधिक पाई जाएगी। जीव जंतुओं तथा पौधों का विकास अधिक हुआ होगा। जीव जंतु और पौधों का विकास, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है, जिसके कारण जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का जो है विकास बहुत मतलब कम होगा, ठीक है। पौधों का विकास कम होगा तो यहां पर क्या होगा? जीव जंतु कम पाए जाएंगे, जीव जंतु कम पाए जाएंगे, ठीक है। जीव जंतु कम पाए जाएंगे तो क्या होएगा? बायोडाइवर्सिटी कम होगी, जैव विविधता ठीक है। इक्वेटर से पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी से प्रत्येक किलोमीटर या 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कमी होती, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर तक जैसे जाएंगे तो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी।
चलो फिर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। पर्यावरण, पौधे रहे होंगे, पौधे, जीव जंतु, ठीक है, इनका विकास हुआ होगा, विकास हुआ भाई, इनका जीवन समाप्त हुआ होगा, जीवन समाप्त हुआ होगा, समाप्त होने के बाद ये जो फिर इनका गलना या सड़ना हुआ होगा, गलना या सड़ना हो, ठीक है। गलने सड़ने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? अपघटन बोलते हैं, अपघटन, इसको बोलते हैं अपघटन, ठीक है। अपघटन ये किस फॉर्म में होता है? ये जो रासायनिक तत्व होते हैं ये जटिल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जटिल फॉर्म में, जटिल, अब जो जटिल फॉर्म है इसको सरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है? अपघटक का। सरल रासायनिक तत्वों में तोड़ने का काम कौन करता है? अपघटक, ठीक है, अपघटक करता है। इसके बाद क्या होता है? अपघटक, अपघटक सरल सरल रासायनिक तत्वों में तोड़ दे, उसके बाद जल तथा मिट्टी में घुलनशील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहां पहुंच जाता है? ये जल में घुलनशील हो जाता है और उसके बाद मिट्टी में पहुंच जाता है, ठीक है। मिट्टी में पहुंचने के बाद फिर दोबारा कहां पहुंच जाता है? पौधों में पहुंच जाता है, ठीक है, धीरे धीरे पौधों में पहुंच जाता है। यही साइकिल चलते रहता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।